आज हम यूपी पीसीएस 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम 87 तक कर चुके हैं। अब 88 सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। मतलब चारों ऑप्शन उसमें डिस्कस किया जा रहा है। आंसर क्यों गलत था उसको सही भी बताया जा रहा है, ठीक। तो 88 में देखते हैं। इसमें दिया हुआ कि सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक। और फिर नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, उसको देख करके उत्तर बताना है, ठीक। तो एक तरफ कवि का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उनकी रचना दे रखी है। तो देखते हैं कौन सा कवि क्या लिखा हुआ है। तो मुल्ला दाऊद है, दामोदर कवि हैं, सोमनाथ है, अमीर खुसरो हैं। और बुक का नाम है चंदायन, आशिका, पद्मावती कथा, राग विबोध, ठीक। तो अब मिलाते हैं इसको। देखिए, इसमें से जो आपको सबसे पहले पता हो पहले उसको मिलाने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो मुल्ला दाऊद की क्या है, चंदायन, ठीक। तो ए का वन देखिए, ए में है, बी में है, डी में है, सी हमारा कट गया, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं कवि कौन है। दामोदर कवि हैं। मान लीजिए दामोदर कवि का नहीं पता है ना, सोमनाथ का। लेकिन ये अमीर खुसरो, इनकी रचना जो है आशिका है। तो डी का टू देखिए, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं। राइट आंसर हमारा बी हुआ। और दामोदर कवि का है तो ये पद्मावती कथा इन्होंने लिखी थी, ठीक। और सोमनाथ का तो राग विबोध। ये देखिए राग विबोध और चंदायन आशिका, ऐसा नहीं कि ये पहली बार पूछा गया है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये 2019 में भी पूछा गया था। हो सकता है आने वाले भी टाइम में पूछा जाए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब 89 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। मतलब अकबर के दरबारी कवि तो तानसेन थे ही, लेकिन जब अकबर से पहले ही कौन तानसेन को मतलब अपने दरबार में रखा हुआ था, तो ये था राजा रामचंद्र सिंह, ठीक है। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। अब भाटा कहाँ पड़ता है, तो ये रीवा मध्य प्रदेश के राजा थे, ठीक। इन्होंने ही तानसेन को मतलब अपने दरबार में संरक्षण दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी 2 कॉलम दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और ये साउथ के जो राजा थे उनकी राजधानी दे रखी है, तो हमें मिलाना है कि कौन से राजा की कहाँ राजधानी थी। तो देखते हैं। तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव की राजधानी कांची थी। तो ए का टू होगा। ए का टू देखिए सी में नहीं है तो ये कट जाएगा। और यादव की राजधानी कहाँ थी, तो यादव की राजधानी देवगिरी थी, ठीक है, देवगिरी। तो सी का फोर, मतलब ए का टू सी का फोर, तो हमारा डी खत्म हो गया। अब आते हैं तो पांड्य की राजधानी कहाँ थी, पांड्य की राजधानी मदुरा थी, ठीक है। सी का थ्री, सॉरी बी का थ्री, बी का थ्री देखिए इसमें है इसमें नहीं है। राइट आंसर हमारा बी हुआ। और काप्ती का वारंगल, ठीक है। तो पल्लव का कहाँ था, कांची था। पांड्य का मदुरा, का यादव का देवगिरी, और काप्ती का वारंगल, ठीक। तो राइट आंसर हमारा बी हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फिर उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक। तो देखते हैं। लिए निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक। तो इसमें क्या है, पहले सबका कालक्रम देख लेते हैं, ठीक। तो ये रबिया दौरानी का मकबरा जो औरंगाबाद में बना है, ये कब बना था, तो ये बना था
1660 में, ठीक। और शेरशाह सूरी का तो ये 1545 में, ठीक, ईस्वी है। और हुमायूं का मकबरा कब बना था? हुमायूं का मकबरा जो है सॉरी 1565, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द देखते हैं। और अटाला मस्जिद का, तो अटाला मस्जिद का 1408 में, ठीक। अब देखते हैं। अच्छा, अटाला मस्जिद तो सरकी वंश जो था उन उन्होंने मतलब इसकी स्थापना करवाई थी, सरकी वंश, ठीक। और हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा जो है जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1556 में, ठीक है। तब जा करके अ, अकबर जो है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाते हैं, ठीक। और शेरशाह सूरी का मकबरा तो 1545 में। और रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में। तो ये कौन थी? तो ये औरंगजेब की पत्नी थी, ठीक। इसकी पत्नी थी औरंगजेब की पत्नी थी, प, पत्नी दिलरस बानो बेगम का मकबरा, ठीक है। अब इसे ही मिनी ताजमहल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले बना था अटाला मस्जिद, ठीक। तो सबसे पहले अटाला मस्जिद 408 में, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। राइट आंसर हमारा बी होगा। अटाला मस्जिद के बाद शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 में बना। फिर उसके बाद हुमायूं का मकबरा 1565 में बना। और फिर रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1660 में बना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे दिखा है कि मनसबदारी जो है इसके बारे में पूछ रहा है। एक मिनट। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो पहला दे रखा मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, तो बात तो ठीक थी। मनसबदारी का पद पैतृक था, ये बात गलत है, ठीक है। मनसबदारी जो है ये जो कुलीन अधिकारी होते थे ना उनके लिए शुरू किया गया था, जिनको जो है प्रशासनिक और सैन्य का दायित्व दिया जाता था, उनसे जो है ये मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी, ठीक। और मनसबदारी का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है, मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। मनसब का अर्थ पद या रैंक। तो उच्च रैंक के जो अधिकारी होते थे वो इससे संबंधित होते थे। इसके आधार पर वेतन, सेना की संख्या और दायित्व तय होते थे। ये जो अधिकारी हैं ये करते थे, लेकिन यह पैतृक नहीं था, ठीक है, बल्कि सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था। तो हमारा ऑप्शन ए सही है और दूसरा गलत है, तो इसका क्या होगा? तो इस सही कथन पूछा है तो इसका राइट आंसर जो हो केवल एक होगा, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दिया है कि जो है मिलान करना है। एक मिनट। एक तरफ संधि का नाम दिया, दूसरी तरफ वर्ष, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? मैंगलोर की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि कब हुई थी? मद्रास की संधि कब हुई थी? तो हमें पता है इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ए का 4 देखिए, बी और डी कट गया। अब हम 50-50 पे आ गए, ठीक है। तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था तब हुआ था इलाहाबाद की संधि। और मैंगलोर का कब हुआ था? तो मैंगलोर का
1784 में हुआ था। तो मैंगलोर का 1784, बी का 2। तो हमारा अभी अभी भी मतलब हम सही आंसर तक नहीं पहुंचे। और सालबाई की संधि कब हुई थी? तो ये जब प्रथम मराठा युद्ध हो रहा था, तो उसका अंत हुआ तब जाके हुआ था। तो सालबाई की संधि कब हुई? जब प्रथम मराठा युद्ध हुआ, खत्म हुआ तब। तो 1782 में। मतलब सी का 1, ऑप्शन सी है। सॉरी। ठीक। और मद्रास का कब हुआ? तो मद्रास का 1769 में। ठीक है। ये प्रथम मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज और हैदर के बीच हुआ था। तो मद्रास की संधि किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और हैदर के बीच हुआ था। ठीक। अंग्रेज और हैदर के बीच। ठीक। और मैंगलोर का अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच जब द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था। अंग्रेज और टीपू सुल्तान। ठीक है। और फिर कि इलाहाबाद वाला तो बक्सर आप लोग को पता होगा। बक्सर, इसमें कौन कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, शुजाउद्दौला था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक। अब कौन बचता है? अब बचता है मद्रास। तो मद्रास का कब हुआ था? मद्रास का देखिए अंग्रेज और हैदर के बीच हुआ था। ठीक है। ये प्रथम मैसूर युद्ध था। अब ये सालवाई वाला बचता है। सालवाई वाला क्या था? तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। अब राइट आंसर क्या है? आप लोग बस युद्ध देख लीजिएगा। ठीक। किस ईयर में हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी है। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। देखिए आप लोग ईयर याद करेंगे तो शायद याद नहीं होगा, लेकिन किसी घटना से रिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं इसमें। तो पूना पैक्ट कब होता है? तो ये होता है, एक मिनट, ये होता है 1932 में। ठीक। किसके किसके बीच होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। ठीक। और क्रिप्स मिशन ये कब आता है? तो 1942 में आता है। ठीक। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? तो ये 1930 में होता है। और गांधी इरविन जो समझौता कब होता है? तो 31 में होता है। ठीक है। तो हम इसको देखिए कालक्रम के अनुसार लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। ठीक। हमारा ये कट गया और ये कट गया। फिर पहले नंबर पे ये है, फिर दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे ये है, फिर चौथे पे ये है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता। तो अभी देखिए दोनों में है। और फिर इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट देखिए, तो ये भी हमारा कट गया। राइट आंसर हमारा सी हुआ। और सबसे सबसे लास्ट में क्या होता है? तो क्रिप्स मिशन 1942 वाला। ठीक है। तो हमारा इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि असैनिक प्रशासन जो है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही पूछा है। तो दिया है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। ये बात सही है। और फिर दूसरा क्या बोला गया कि पूर्वी बंगाल और ये असम है, असम नामक एक प्रांत बनाया गया। तो ये भी बात सही है। जब 1905 का जो
पूछ रहा है ना। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था कि 1905 में प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, मतलब उस टाइम तो बंगाल बहुत बड़ा था, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक, प्रशासनिक सुविधा के नाम पे बंगाल को बांट दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक नया प्रांत बनाया जिसको पूर्वी बंगाल और असम नाम दिया। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? इसकी राजधानी ढाका बनाई। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर है। और शेष जो है, जो बचा हुआ भाग था, उसमें कौन कौन से स्टेट थे? तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सब एक ही था। तो फिर उसकी राजधानी कलकत्ता थी। ठीक, और जो है इस हिसाब से ही हमारा दोनों कथन सही होता है, मतलब पहला भी और दूसरा भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया, तो लिया था इन्होंने। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया, तो ये भी बात सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, राजगोपालाचारी थे, चित्तरंजन दास थे या PV मेनन थे? इसके इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक, तो इन्होंने CR फार्मूला कब पेश किया? तो ये पेश किया था 1944 में। ठीक है, तो इसको पेश करने वाले श्री राजगोपालाचारी थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो राजनीतिक गतिरोध हुआ था उसको दूर करना। ठीक, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक बिपिन चंद्र थे। ठीक, ऑप्शन बी। इस पुस्तक में क्या बताया गया? इस पुस्तक में ब्रिटिश ब्रिटिश जो औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योग, व्यापार और आर्थिक आंदोलन की समीक्षा की गई है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य व वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है, देखिए, ये नीति निर्देशक तत्व में भी बोला गया है और मूल कर्तव्य में भी बोला गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों में। ठीक है, अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्व में तो किस में बोला गया है? तो नीति निर्देशक तत्व के 48A में बोला गया है। क्या कहा गया? राज्य को यह निर्देश देता है कि पर्यावरण संरक्षण, जंगल व वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये तो नीति निर्देशक तत्व में बोला गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या बोला गया है? तो इसमें जो है 51A, ठीक है, इसमें बोला गया है कि नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ठीक है, और जो जैविक विविधता है उसकी रक्षा करें। तो इस हिसाब से हमारा ए और बी दोनों सही है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? अगले क्वेश्चन में दिया है पंचायतों के संदर्भ में। तो देखते हैं पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पहचानना। तो 50% सीटें जो हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। 50% सीटें, तो ये हमारा गलत है। 50% नहीं है, 1/3 है। ठीक है, संविधान में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करता है, तो ये हमारा गलत हो जा रहा है। ठीक, और फिर अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है।
कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तो सभी लोग इसमें नहीं होंगे, जिनकी मतदाता सूची में नाम रहता है शायद जो वही होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक। और थर्ड नंबर पे मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, तो ये बात जो है सही है। ठीक। तो ऑप्शन है इसमें केवल 3 सही है। तो 73वें संविधान संशोधन में 73वें संविधान संशोधन में ब्लॉक लेवल पे पंचायत अनिवार्य बताया गया है। ठीक है। जैसे 3 टायर में पंचायत को बताया गया था, एक ग्राम के लेवल पे, एक ब्लॉक के लेवल पे, एक जिला के लेवल पे, तो मध्यवर्ती स्तर पे एक पंचायत होगा। ये बात सही है। ठीक। आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। लिखा है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या RTI अधिनियम से, या RTE अधिनियम से, या RTI अधिनियम से, मनरेगा से, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के से संबंधित है। ठीक। तो इसमें क्या बोला गया था? तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकारी योजनाओं और धनराशि के बीच जो उपयोग हो रहा उसमें पारदर्शिता रहे। ठीक है। और यह कब आया था? तो यह आया था 2005 में। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो इसमें तो कुछ सम्मिलित होंगे, तो कुछ हैं जो नहीं सम्मिलित होंगे। तो ऐसा क्या है जो नहीं सम्मिलित होगा? तो उसमें सम्मिलित नहीं है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है। ये राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, ये दोनों सम्मिलित हैं। अच्छा, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, इसमें क्या होता है? तो इसमें परिवार को मृत्यु या अन्य आपदाओं पर आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है। और अन्नपूर्णा योजना में तो वृद्ध लोगों को मुफ्त खाद्य सहायता दी जाती है। तो मुफ्त खाद्य सहायता वृद्ध लोगों को। ठीक है। और फिर जो है इसमें क्या नहीं था? तो महिला किसान सशक्तिकरण इसमें नहीं है। ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? क्वासी फेडरल स्टेट। तो केसी वीर ने कहा था। ये वाला क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हुआ है। ये अब की बार जो 2025 में आरोप करवाया गया, पेपर लिया गया, उसमें भी पूछा था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्वाशियर ब्रिटिश संविधानविद और राजनीतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय है, लेकिन केंद्र के पास अधिक नियंत्रण और राज्यों की सीमित स्वतंत्रता के कारण इसे क्वासी फेडरल कहा गया है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक। तो पहला दिया, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभु संपन्न संविधान सभा ने भारत
में विलय को अनुमोदित किया। फिर जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो इसमें देखते हैं, तो महाराजा जो थे हरि सिंह, ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये मतलब भारत का संविधान लागू होने से पहले ही कर लिया था। तो कब किया था? 1947 में, ठीक है। और हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ, ठीक है। और फिर जब जम्मू कश्मीर संविधान सभा का विलय अनुमोदित कब किया गया? तो ये किया गया 1950 में, ठीक है। और फिर मतलब जनवरी में तो हमारा संविधान लागू हुआ भारत का, फिर उसके बाद ही मतलब अनुमोदित किया गया था, तो 1950 हो गया। और जम्मू कश्मीर का नया संविधान कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1956 को, ठीक। तो अभी इस हिसाब से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले देखिए 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 1 के बाद 3 है, ये नहीं हुआ। 3 है, ये नहीं होगा, ये नहीं। राइट आंसर हमारा सी होगा, ठीक। तो आप लोग ये ईयर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर कहा गया। तो कथन में कहा जा रहा है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्य आधिकारिकता है, ठीक है। और कारण दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो कारण तो सही है बिल्कुल कि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जो है ये संविधान का संरक्षक है, ठीक। लेकिन पहला देखिए, केंद्रीय कानून का संवैधानिक वैधता के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्य आधिकारिकता है। सर्वोच्च न्यायालय के, तो बस सर्वोच्च न्यायालय का ही नहीं है, मतलब हाई कोर्ट का भी है। तो हमारा ये आंसर गलत होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ए गलत है और आर सही, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। देखिए इसमें ये क्यों गलत किया गया है? तो इसमें तो बस बोल रहा है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय का है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के भी पास राज्यों के कानूनों के संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने का अधिकार होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या 24 अप्रैल को? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है, 24 अप्रैल को, ठीक है। अब चलते हैं, अच्छा क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और पंचायती राज की स्थापना जो है यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो दिया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? क्या 38 है या 35 है या 39 ए है या 43 ए है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 43 ए, ठीक है। और किसके माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये 42 है संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और फिर इसमें क्या था? तो इसमें था कि उद्योग और कारखानों में श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी को बढ़ाना, मतलब सुनिश्चित करना, ठीक है। और उनकी भागीदारी के लिए मतलब कानून की व्यवस्था करना, जैसे श्रम के नीति निर्माण और प्रबंधन में शामिल होने के लिए ये संवैधानिक अधिकार दिया गया। और यह अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य को निर्देश देता है कि वह उद्योगों में
श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कानून बनाए। ठीक है, तो कौन करता है? 43A। ठीक, अब हम राइट आंसर पे पहुंच चुके हैं, डी वाला। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 107 पे। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? क्या यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता? विशेष परिस्थिति में लागू किया जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रियम्बल की बात किया गया है संविधान की प्रस्तावना की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो जो प्रियम्बल है वो मतलब भारत का संविधान प्रस्तावना जो है संक्षिप्त सारांश और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ठीक है, या कानूनी रूप से लागू नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर प्रस्तावना के आधार पर अधिकार या कर्तव्य को लागू नहीं करवा सकता है। ठीक है, और फिर प्रस्तावना से क्या समझ में आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की व्याख्या के मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तावना का उपयोग करती है। जैसे हम लोगों ने देखा था केशवानंद भारती केस जो है, मतलब ये प्रस्तावना से ही जुड़ा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है, या राज्य के कार्यालय के लिए शर्तें, या राज्यपाल की पद अवधि, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? विदर्भ के खजुराहो के रूप में क्या मार्कंडेश्वर है, या कैलाश है, मनुदेवी, भीमाशंकर है? राइट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, तो ये कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अच्छा, खजुराहो का मंदिर तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन महाराष्ट्र में है। नदी का नाम पूछे तो वैनगंगा के किनारे है। ठीक है, और इसकी जो नक्काशी और स्थापत्य कला है, कला के कारण इसको विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मार्कंडेश्वर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें दिया है कि एक तरफ तूफान हरिकेन का नाम दिया हुआ और दूसरी तरफ प्रभावित इलाके। ये देखिए 2019 में पेपर आया था, तो उसी टाइम का देखिए पूछा है कौन से इलाके में क्या आता है। तो देखिए ये डोरियन, डोरियन कहाँ होता है? तो डोरियन बाहामा में होता है, बाहामा। ठीक है, एक का 1, तो सी और डी दोनों गया। ठीक, और लेकीमा, लेकीमा चीन में है। ठीक है, सी का 2, सी का 2, ये भी गया, ऑप्शन बी है। ठीक, और हेबीज कहाँ है? हेबीज जो है ये जापान में है, तो बी का 4। और मिटाक कहाँ? जेजू दक्षिण कोरिया में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, उस टाइम का करंट अफेयर था, तो पूछा है कि 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्च योग स्थापित करने की घोषणा की थी? तो उस टाइम सीरिया लियोन था। ठीक है, मतलब उस टाइम का करंट अफेयर था, तो ऑप्शन डी सही हुआ, सीरिया लियोन। ठीक, अब करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप लोग नोटिस करिएगा किस तरीके से करंट अफेयर पूछ रहा है। तो इसमें 112 में दिया कि नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो नीति आयोग अपना इंडेक्स जारी करती है, तो उसमें पूछा है कि कौन सा राज्य शीर्ष पे है। तो क्या तमिलनाडु, महाराष्ट्र है, हरियाणा, कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कर्नाटक था। आप लोग 2025 का देख के बताइएगा। अब पूछा है कि बुकर प्राइज विजेता 2019 में गर्ल विमेन
अदर के लेखक कौन है? तो कौन है ये? तो उस टाइम था बर्नार्डिन इवा इवारिस्तो। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। तो आप लोग 2024-25 का बुकर प्राइज देख लीजिएगा। अब आते हैं विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था? तो देखिए, पीवी सिंधु ने तो जीता था, लेकिन किसको हरा के जीता था? तो ये ऑप्शन सी है, नोजोमी ओकुहारा को। ठीक है, तो ये कहाँ की है? तो ये जापान की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान के किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, इसका मांगदेछू विद्युत परियोजना था। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब आते हैं 116 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो वो देखिए, भारत में ही है, सिक्किम। हर चीज ऑर्गेनिक करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? ठीक है, तो क्या आभूषण, चित्रकारी, संगमरमर, बांस कला? तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, बम्बू आर्ट से है। ठीक, अब आते हैं 118 पे। तो पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया, किस खेल से संबंधित है? आप लोग ये भी देखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, राजीव गांधी किसे दिया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गोला फेंक से संबंधित थी, ऑप्शन सी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो 119, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो यहाँ पे आप लोग 2024-25 कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम जो है ये 2019 में कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखिए 120 क्वेश्चन पे पूछा, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें तो मान लीजिए आंसर तो बता ही देंगे, लेकिन अगर जिन्होंने वो बायोलॉजी वाली पहले क्वेश्चन कर लिया होगा, प्लेलिस्ट जो है देख लिया होगा, तो उसको इसका आंसर आसानी से पता होगा। तो ये ऑप्शन ए है, वेरी वेरी, क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन का नाम दिया, दूसरी तरफ उसके स्रोत दिए हैं कि मतलब कहाँ से क्या मिलता है। देखिए, विटामिन B6 तो धान की चोकर, राइस ब्रान से, तो ये सही है। ठीक है, और विटामिन B2 कॉड लिवर ऑयल से। तो देखिए, इससे ना तो विटामिन ये डी और ए का स्रोत है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, और विटामिन ए गेहूं, अंकुर तेल, तो ये सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा, ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए तथा दूसरा कथन कारण आर है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। तो बात तो सही है कि जैसे अधिकांश विटामिन मानव शरीर में नहीं बनते हैं। ठीक, और फिर दिया है कारण, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संरक्षण करते हैं। तो ये गलत होगा। ठीक, क्यों गलत है? तो मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक का नहीं बल्कि अनेक छोटे बड़े जैव अणु जैसे प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन आदि बनाते हैं।
और अनिवार्य पोषक तो परिभाषा से ही मतलब आहार से ही लेना पड़ता है। जो हमारे बॉडी के लिए अनिवार्य होता है वो हम पोषक आहार से ले लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही है और आर गलत है। राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन में दिया है कि दो कॉलम में है तो उनको मैच करना है। तो केवलार केवलार क्या होता है? तो ये सिंथेटिक फाइबर होता है। मतलब ए का टू तो यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ठीक है, और टेक्सॉल टेक्सॉल क्या होता है? तो ये कैंसर रोधी दवा है। ठीक, तो बी का थ्री ऑप्शन बी में है, ये भी कट गया। और जिंक फास्फाइड क्या है? तो जिंक फास्फाइड जो है ये रोडेंट नाशी दवा है, चूहा मारने की। और नाइट्रोसेलुलोज क्या है? ये विस्फोटक है। ठीक है, अच्छा केवलार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ठीक है, बुलेट बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो है नहीं इसका तो बता ही दिया कि टेक्साल का कैंसर रोधी दवा के लिए। और जिंक फास्फाइड तो ये चूहा चूहा मार दवा है। ठीक है, और फिर क्या बचता है? नाइट्रोसेलुलोज तो यह विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। खुद ही लिखा है, विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक वस्तु के नमूने निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ये सबको पता होगा कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? जैसे कोई ठोस चीज आती है वो द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाती है, तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर देखिए ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? एक मिनट। वे जैव उत्प्रेरक हैं। तो ठीक है, वे शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर केवल बी होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें से किसकी कमी होती है? क्या लोहे की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम, पोटेशियम की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, माँ के दूध में आयरन नहीं मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसमें इसका दिया है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला के संश्लेषण कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब आपको इसमें से पूछ बताना है कि सबसे पहले कौन बना था, इस हिसाब से मतलब उनके टाइम के हिसाब से करना है। तो हमें पता है कि ब्लैक गोल्ड जो है ये कब हुआ था? तो ब्लैक गोल्ड जो
ये 2019 में हुआ था, ठीक है। तो प्रयोगशाला में मतलब खोज हुई थी। तो 2019, तो सबसे लास्ट में एक आएगा, तो ये गया और ये गया। इसका मतलब 3 वाला ग्राफीन भी कुछ इसी के इर्द गिर्द खोजा गया, तो ये 2004 में खोजा गया था। अब पता लगाना केवलार पहले आया था कि फ्लोरीन पहले आया था। तो केवलार जो है ये 1965 में हुआ था, ठीक है। केवलार 1965 में। और फ्लोरीन कब हुआ था? तो 1985 में। तो सबसे पहले 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, तो ये गया। और हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ईयर का भी ध्यान रखेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे आगे पूछा है कि बिब्लियोमेट्री क्या है? क्या पुस्तक नेटवर्क का कार्य है, सूचना प्रबंधन सेवा है, सूचना प्रबंधन उपकरण है, या पुस्तकालय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, सूचना प्रबंधन उपकरण है। तो इसका अर्थ क्या होता है बिब्लियोमेट्री का? इसका होता है कि प्रकाशित साहित्य जो पुस्तकें होती हैं, पत्र होता है, उनका मापन और विश्लेषण करना, ठीक है। क्या करना? मापन और विश्लेषण करना, ठीक है। विश्लेषण करना, ताकि सूचना प्रवाह और शोध प्रभाव का अध्ययन किया जा सके, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो क्या संचार शक्ति? नहीं। अवशोषित शक्ति? नहीं। उत्सर्जक शक्ति? नहीं। इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वापसी की शक्ति, ठीक है। तो ये क्या होता है? जैसे कोई सतह है, उस पे कुल कितनी विकिरण पड़ती है और उसमें से कितना भाग उसको वापस कर दिया जाता है, उसी को एल्बिडो कहते हैं, ठीक।